नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन आज आपसे कई रोज़ बाद मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे हालिया आए बजट के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में बजट सन 1860 से पेश किया जा रहा है। 1860 में सबसे पहला बजट अंग्रेज अधिकारी जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो आजाद भारत का पहला बजट श्री षणमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था और जब भारत रिपब्लिक हुआ यानी कि गणतंत्र हुआ 1950 में, उस वक्त हमारे देश के वित्त मंत्री थे श्री जॉन मेथाई, उन्होंने हमारा बजट पेश किया था। तो इस तरह से हम 1860 से लेके 2025 तक के बजट की यात्रा देख चुके हैं, तमाम चीजें रिकॉर्ड पे हैं। तो हम ये देखते हैं बजट में कि कई बार अंतरिम बजट पेश किया जाता है। मेरी निगाह में अंतरिम बजट किसी भी सरकार का एक पॉलिटिकल बजट होता है जिसको पेश करना एक बहुत गैर जरूरी चीज होती है, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल मफाद के लिए, पॉलिटिकल फायदों के लिए, कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। हालांकि होना यही चाहिए कि साल के शुरू में फाइनेंशियल ईयर जैसे शुरू हो या साल का पहला महीना बजट पेश हो और अंत तक साल के उसकी एक जवाबदेही तय हो, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है। तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम बात करेंगे हाल में आए बजट के बारे में। 1 जनवरी 2025 को सरकार ने बजट पेश किया, उसके हवाले से हम 2-4 बातें आपके साथ करना चाहते हैं। लोग इस बात से बहुत खुश होते नजर आए कि सरकार ने बहुत बड़ी राहत दे दी और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। बहुत खुशी दिखाई दी, अखबारों में भी दिखाई दिया, लोगों की बातचीत में भी ऐसा नजर आया। ठीक है, ये एक छोटी राहत जरूर है, 3 करोड़ 20 लाख लोगों के लिए एक राहत जरूर है, लेकिन 140 करोड़ लोगों के सवाल तो फिर भी जिंदा मौजूद हैं। उन सवालों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए थी। और बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस बार जो बजट पेश किया उसमें ये कहा कि 2047 में, यानी जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक हिंदुस्तान एक विकसित राष्ट्र बन चुका होगा। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा कहना है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, और उन्होंने उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बजट पेश किया। तो सवाल ये है कि 2047 आने में महज 22 साल बाकी हैं, तो हमें ध्यान देना ये होगा कि हमारा रोड मैप किस तरह का है। क्या हम 22 साल में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ जाएंगे या पहुंच जाएंगे, जैसा कि हमारी प्रगति का रास्ता है। एक सवाल जो जहन में हमेशा आता है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार कोई बजट बनाती है और राज्य सरकारों में वो बजट तकसीम होता है, वो सरकारें अपना पूरा बजट साल गुजर जाने के बाद भी खर्च नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? इसकी कोई जवाबदेही सुनिश्चित क्यों नहीं की जाती? क्यों नहीं ऐसा पूछा जाता कि राज्य सरकारें जो अपना उनका बजट था साल का, वो साल के अंत तक खर्च क्यों नहीं कर पाई? उसके लिए क्या जवाबदेही है? उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सजा का प्रावधान है? ऐसा क्यों नहीं होता है? और आप देखेंगे कि कई दफा साल के अंत में आनन फानन में बजट खर्च किया जाता है, जो कि सही तरीके से खर्च नहीं होता है, और जो मद है उससे भी वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, जिसकी जानकारी आम जनता को नहीं होती। और यही कारण है कि आम इंसान अपने आप को ये जो बजट आता है उससे उस तरह एसोसिएट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे ये एहसास होता है कि ये कागजी खर्च है, ये कागज पे जो फिगर आ रहे हैं उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और है तो भी ऐसा ही कि कई बार ये जो फिगर आते हैं ये कब डाइवर्ट कर दिए गए, कब इस बजट को किसी दूसरे बजट में शामिल कर दिया गया, वो जनता को, आम जनता को पता ही नहीं होता है। बस एक दिन का शोर शराबा जरूर समझ में आता है। अगर हम इस हवाले से 2024 के बजट का उदाहरण दें तो आप कुछ चीजों का अंदाजा लगा पाएंगे। मसलन आप अगर ये देखें तो प्रधानमंत्री अनुसूचित अभ्युदय योजना में 1340 करोड़ रुपए
कम खर्च किए गए। पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना ओबीसी गरीब पिछड़ों के लिए थी, उसमें 455 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में दलितों के लिए जो है उसमें 860 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। आदिवासियों की विकास के कार्यक्रम में 670 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में 16,501 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 22,047 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। जल जीवन मिशन में 47,468 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। स्किल इंडिया प्रोग्राम में 68 करोड़ रुपए कम खर्च किए गए। स्किल इंडिया के हवाले से इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश में इसका बहुत शोर शोरा रहा, बहुत बहुत बोलबाला रहा। स्किल इंडिया के बारे में जगह जगह आप प्रचार, पोस्टर, बैनर देख सकते हैं, सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो अगर 68 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए गए होते तो तमाम नौजवानों को एक हुनर मिल गया होता, उनकी गरीबी दूर हो सकती थी, उनको रोजगार मिल सकता था। ऐसे ही सारे फंड के बारे में है, लेकिन इसका बहुत बोलबाला था। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या इसका जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए कि 68 करोड़ रुपए आपने कम खर्च किए, जिसके लिए आप इतना परेशान थे, उसको आपने पूरा खर्च क्यों नहीं किया? न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम में 3,201 करोड़ कम खर्च किए गए। सवाल यही उठता है कि इस तरह का जो हमारा रोड मैप है, क्या आने वाले 22 साल में हम एक विकसित राष्ट्र बन जाएंगे? जो कि हमारा बजट कुछ और कह रहा है, हमारी प्रैक्टिसेस कुछ और कह रही है। हम पैसे का अनाउंसमेंट करते हैं, लेकिन पैसे को हम खर्च नहीं करते, जबकि हमारे पास कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम उन पैसों को ना खर्च करें। ये क्या है? एक पॉलिटिकल विल और ब्यूरोक्रेटिक विल की कमी है, और करप्शन की तमाम गुंजाइश इसमें बनी होती है, इसीलिए ये पैसे खर्च नहीं किए जाते हैं। आखिर वक्त तक ये पैसे पड़े रहते हैं और बिना खर्च किए ये लौट जाते हैं। ये एक चिंता की बात है। और हम सिर्फ बजट बना के ये कह दें कि 22 साल में हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, तो ये बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है। और हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो ये भी कह रही हैं बजट पेश करते हुए कि पूरी दुनिया में हम पर भरोसा जताया है, हम पे बहुत विश्वास किया है, हमारी तरफ दुनिया देख रही है, इसलिए हमारी विकास की गति पूरी दुनिया में सबसे तेज है। ये कहना है भारत की वित्त मंत्री का। और दुनिया उन पे इतना विश्वास कर रही है, इतना भरोसा जता रही है, तमाम देश इतना भरोसा जताया देशों ने कि अमेरिका ने जंजीरों में बांध के नौजवानों को हमारे देश में लाके छोड़ दिया। ये भरोसा है, ये भरोसा हमारी वित्त मंत्री कह रही है कि बहुत भरोसा दे रहा है। तो भरोसे की एक बानगी ये भी है। इन सवालों पे तवज्जो अगर दे सरकार, तो देश सच में 22 साल में विकसित राष्ट्र बन सकता है। हमारे देश में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ साल से माताओं बहनों की बहुत बात हो रही है, उनकी सुरक्षा, उनके लिए बहुत फिक्र जताई जा रही है। फिक्र जताना मैं समझती हूँ एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिक्र का समाधान निकालना उससे भी बड़ी और अच्छी बात है, जो होना जरूरी है। अब आप इस हवाले से जरा पिछले बजट की कुछ फिगर्स देखिए। महिलाओं और बच्चों के हवाले से क्या हाल रही बजट में, उसको भी जानना आपको जरूरी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना जो थी, उसमें 2,457 करोड़ रुपए कम खर्च किए सरकार ने। सक्षम आंगनवाड़ी योजना में 1,129 करोड़ रुपए कम खर्च किए। वात्सल्य योजना में 81 करोड़ रुपए कम खर्च किए सरकार ने। मिशन शक्ति योजना जो बड़ी महत्वपूर्ण थी, जिसकी चर्चा भी काफी ज्यादा थी, उसमें भी 1,695 करोड़ रुपए सरकार ने कम खर्च किए। तो देखिए, चिंता करना एक अलग बात है, चिंता का समाधान निकालना सरकार के पास होता है। लेकिन इस बात में आप क्या वो पाते हैं कि चिंता तो हमने की और हमारे पास पैसे भी थे, हमने एलोकेट भी किया फंड को, लेकिन हमने उसे खर्च ही नहीं किया। इस बात से ये लगता है कि हमारी जो नीयत है, जो हमारा नजरिया है, वो बड़ा कमजोर है।
इससे अगर ये ऐसा हो पाता तो उसे हिंदू, मुस्लिम, पिछड़ा, दलित सारे लोगों की यानी कि सारे वर्ग के बच्चों और महिलाओं का कल्याण इसके भीतर छुपा था। कल्याण बातों में नहीं होता है खाली, लेकिन जब हमारे हालात बदलते हैं, कल्याण तब होता है। लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाया। तो अगर इस बात के हवाले से हम जो पिछले बजट के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन आप पिछले बहुत से सालों का बजट उठा लीजिए, सरकारें ये गलतियां लगातार करती चली आ रही हैं और महिलाओं और बच्चों के मामले में तो खास तौर से चीजों को नजरअंदाज किया जाता है और ऐन मोमेंट पे कुछ-कुछ चीजें खर्च करके उसका प्रचार ज़्यादा करके ये क्रेडिट लेने की कोशिश की जाती है कि हमने महिलाओं का कल्याण किया। लेकिन इतना बड़ा-बड़ा बजट आके खत्म हो जाए या वो बजट डाइवर्ट कर दिया जाए, किसी को पता ही ना चले, तो सवाल उठना लाज़मी है। मुझे लगता है कि जागरूक जनता को, इस देश की जनता को बजट के एक-एक बिंदु पे सवाल उठाते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए कि हमारा ये पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा होता है, इतना सारा फंड जो था, वो हम पे क्यों खर्च नहीं किया गया? सरकार चुनावी एजेंडा में इसका जवाब दिया करे और इसके जवाब देने से ही स्थितियाँ बेहतर होंगी और हम विकसित राष्ट्र की तरफ सच में बढ़ पाएँगे। एक और अहम बात आपके साथ शेयर करती चलूँ कि विकसित भारत बनने में हमारी ग्रोथ रेट थोड़ा हाई होने चाहिए। कम से कम 8 से 9% की जीडीपी की ग्रोथ रेट होनी चाहिए। लेकिन हम मौजूदा ग्रोथ रेट अगर देखें तो वो 6% से आगे नहीं बढ़ पाई है और सरकार ने 2047 में जब विकसित भारत के लिए जो 25 के बजट में जो गोल रखा है, उसमें उन्होंने 6 गोल रखे हैं और 6 गोल में सबसे पहला गोल जो है, वो है ज़ीरो पॉवर्टी यानी कि गरीबी को ज़ीरो पे ले जाना है और दूसरा है, आपको हैरत होगी इन सारे गोल को सुन के, दूसरा गोल है क्वालिटी एजुकेशन, तीसरा गोल जो है वो कहता है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा, ये तीसरा बड़ा गोल है और चौथा गोल है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार और स्किल्ड वर्कर की तादाद 100% होगी। आर्थिक गतिविधियों में 70% की भागीदारी औरतों की होगी और हमारा देश फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनेगा। तो अगर 6 गोल में से हम शुरू के 3 गोल को लें, पहला है कि ज़ीरो पॉवर्टी हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन और तीसरा है बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधा। आप तीनों का हाल देख रहे होंगे, तो तीनों का हाल काफ़ी बुरा है। बुरा इस तरह से हम कह सकते हैं कि गरीबी का डेटा आप रोज़ देख रहे हैं, किस तरह से लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं। कोरोना के बाद के हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं, वो काफ़ी खराब हैं। और जो दूसरा सरकार कहती है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार कह रही है तो उसमें मुझे 2 बातें अभी जो 2-3 दिन पुरानी खबर है उनके हवाले से कहना ज़रूरी लगता है कि एक तो ये कि यूपी बोर्ड वाले स्कूलों में अभी सुधार बहुत ही कम हुआ है, ऐसी खबर 2 रोज़ पहले आई है। यानी कि बजट खत्म होने के 3-4 दिन के अंदर ही आ गई ये खबर। ग्रेडिंग में फिर फिसड्डी निकला सर्वोदय स्कूल। जितने भी सर्वोदय स्कूल हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब बताई जा रही है। सरकार के अध्ययन में समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये खबर आई है। ग्रेडिंग की समीक्षा की जा रही है, देखा जा रहा है सुधार ना हो पाने की वजह क्या है। लेकिन अभी इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है, जबकि इसके पीछे बहुत सा बजट सरकार ने खर्च किया है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं और सरकार क्वालिटी एजुकेशन की बात 2025 में भी कर रही है और 2025 में ही एक और खबर आती है 8 तारीख को 8 जनवरी को नहीं सॉरी 6 जनवरी को खबर ये आती है कि प्रिंसिपल और टीचरों की भारी कमी
छात्र हुए परेशान। इस पे हाई कोर्ट इलाहाबाद संज्ञान लेता है और उस पे कहीं ना कहीं वो सरकार को एक फटकार भी लगाता है। ये अभी लेटेस्ट न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि टीचरों की भारी कमी है, लेकिन आप देख क्या रहे हैं कि 2 साल, 4 साल, 6 साल निकल जाता है, भर्तियां रुकी रहती है, कहीं भर्ती नहीं हो रही है। बच्चे एग्जाम करवा लो इसके लिए धरना कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि क्या हो आगे, बस वो कह रहे हैं प्लीज हमारा एग्जाम करवा लीजिए। जो जिनकी उम्र निकलती चली जा रही है वो बैठे हुए हैं, वो परेशान है। तो हाल प्राइमरी स्कूल का, माध्यमिक स्कूलों का और हायर एजुकेशन का हाल काफी खराब है। ये सरकार की रिपोर्ट और हाई कोर्ट इलाहाबाद की रिपोर्ट्स बता रही है। तो जो सरकार कह रही है और जो सरकार कर रही है, उसमें जमीन आसमान का फर्क हमको नजर आ रहा है। और सरकार ने जीरो पॉवर्टी कहा, क्वालिटी एजुकेशन कहा। क्वालिटी के एजुकेशन के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, भर्तियां नहीं हो रही हैं, स्कूलों तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं और दूर दराज लड़कियां स्कूल ना होने की वजह से आज भी अपने घर पे बैठने को मजबूर हो गई हैं। ये हालात अभी 2025 में हमारे सामने हैं और 100% कुशल कामगार और ग्रामीण क्षेत्र में सुधार की बात कर रही है। तो ग्रामीण इलाकों में सबसे कम बिजली सप्लाई देता है यूपी। एक अभी ताजा खबर आज आई है कि ग्रामीण इलाकों में यूपी जो है वो सबसे कम बिजली सप्लाई देता है और बिजली एक तरफ है नहीं। और सरकार ने 2025 के अपने बजट में ये कहा है कि वो गांव के माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट को लेके जाने वाली है। तो सवाल कई गंभीर हैं, इस पे आगे और थोड़ी चर्चा करेंगे। और 94% जो है हिंदुस्तान में वो एक बात और आपके संज्ञान में क्या मैं लाऊं, आप तो इससे वाकिफ ही होंगे, फिर भी आपके साथ चर्चा में लाती हूं कि भारत में अभी भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्या 94%, यानी कि 94% भारत में असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं और 26% जो लोग संगठित क्षेत्र में हैं, वो जब हमारी ग्रोथ की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो ये मान लिया जाता है कि जैसे संगठित क्षेत्र चल रहा है, इसी तरह असंगठित क्षेत्र भी चल रहा होगा, जो कि 94% है। और ऐसा अज्यूम करके ही रिपोर्ट बनाई जाती है, जिससे होता ये है कि हमारे देश में जो रिपोर्ट आती है वो गलत रिपोर्ट सामने आती है, क्योंकि हमारे पास, हमारी सरकार के पास अभी भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों की कोई सही जानकारी है ही नहीं। और हम कह रहे हैं कि हम 2047 में विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। तो ये हो सकता है कि 47 में एक अनाउंसमेंट हो जाए कि आज से हम, जैसे हम अमृत काल में चले गए, वैसे ही हम विकसित राष्ट्र भी कहलाने लगेंगे। लेकिन ऐसा होना अभी काफी दूर की बात नजर आ रही है। बजट में सरकार ने 4 इंजन का जिक्र किया है, जिसमें पहले नंबर पे कृषि, दूसरे नंबर पे एमएसएमई है, तीसरे नंबर पे निवेश है और चौथे नंबर पे निर्यात है। अगर आप निर्यात से शुरू करें तो भारत अभी भी निर्यात के मामले में पीछे है, आयात उसके ज्यादा है। और पहला नंबर जो देखें कृषि का, कृषकों की हाल हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। कृषकों के सवाल को सरकार आज भी सुन नहीं रही है। जो बड़े किसान हैं, जो इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, मर रहे हैं, जिनकी जानें जा रही हैं, वो सरकार प्राइस रेट को लेके कितनी बवाल चल रहा, लेकिन सरकार उनके सवाल को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है।
तो ऐसे में जब किसान ही खुश नहीं रहेगा, तो वो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाएगा? पहले फूड बास्केट ऑफ द कंट्री बन जाए, तब फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड की बात होगी। लेकिन जब कृषक ही खुश नहीं है, कृषक के हालात ठीक नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हम फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनेंगे, ये बजट पेपर में है, जो 71-72 पेज का बजट पेपर आया है, उसमें है ऐसी बात। और देखिए एक बात, एमएसएमई की बात है। आपने ये देखा कोरोना के बाद से सरकार ने रोजगार की कोई बात नहीं की, और इस बजट में 2025 के बजट में सरकार नौकरियों के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही है। सरकार ने कहीं ये नहीं कहा कि वो इतनी नौकरियां सुनिश्चित करेगी या इतनी नौकरियां देगी। एक बार आप उस बजट में नहीं देख सकते हैं। तो पहली बात कि नौजवान क्यों टैक्स के बारे में खुश हुए जा रहे हैं? उन्हें सोचना चाहिए कि जब तुम 1 लाख रुपए कमा ही नहीं पाओगे, तो टैक्स को वो 12 लाख पे छूट दे दें, चाहे 15 लाख पे छूट दे दें, चाहे 5 लाख पे छूट दे दें। तो जब तुम 1 लाख रुपए कमा ही नहीं पाओगे, तो उस टैक्स के अनाउंसमेंट से तुम्हें खुश होने की जरूरत ही क्या है? इसको थोड़ा गहराई से यूथ को देखना चाहिए। आज एक हिंदुस्तान का अच्छा पढ़ा लिखा लड़का भी 20 से 25 हजार रुपए बहुत मुश्किल से कमा पा रहा है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिनकी नौकरियां कोरोना में चली गई, वो 20 और 25 हजार रुपए में बमुश्किल अपना घर चला पा रहे हैं। तो ये बात काबिले फिक्र है, काबिले गौर के साथ सरकार ने एक बात और की है, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को पहले से 3 लाख थी जो, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। ये एमएसएमई के लिए आओ और लोन लो। खाली लोन देने के लिए सरकार ने लोगों को आगे बुलाया है। अब तो औरतों को भी नहीं छोड़ा कि उनको भी 2 करोड़ तक का लोन 5 साल के लिए वो दे रहे हैं। लोन का जो मामला है वो बड़ा गंभीर है। छोटे-छोटे रोजगार के लिए सरकार ने कहा आइए हम आपको लोन दे रहे हैं। लोन के जाल में लड़के कोरोना के बाद से जिस तरह से फंसे हैं, जो सरकार कहती है वो बैंक नहीं कहता है। बैंक को किसी भी तरह से अपना पैसा ब्याज के साथ वापस चाहिए, किसी भी तरह से। सरकार ने अनाउंसमेंट किया, नौजवान लोन के लिए आगे बढ़े, उन्होंने लोन लिया। बैंक पहले फेज में बहुत थोड़ा लोन देती है, फिर उसकी वो पूरी जांच करती है, फिर रिपोर्ट मांगती है, फिर थोड़ा सा देती है, लेकिन अगले महीने से वो किस्तें लेने लगती है। आप कमा पा रहे हैं, नहीं कमा पा रहे हैं, ऐसा प्रैक्टिकल यानी ग्राउंड पे ऐसा नहीं हो रहा है कि सरकार आपसे किस्त ना ले, ब्याज आपसे वो ले रही है, लोन की किस्त वो आपसे ले रही है, और लड़के लोन के जाल में फंस चुके हैं। वो जितना महीने में कमा नहीं पा रहे हैं, उससे ज्यादा उन्हें लोन चुकाना पड़ रहा है। वो किराए की जगह लेते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, वो कोई मशीन खरीदते हैं, वो मोबाइल रिपेयर काम करते हैं, वो घड़े रिपेयर का काम कर रहे हैं। वो जितना खर्च कर रहे हैं उससे कम उनकी आमदनी हो रही है, और जब एक बार एक नौजवान लोन के ट्रैप में फंस जाता है, तो उसको हर महीने खाली अपनी किस्त नजर आती है। उसका दिमाग खाली अपनी किस्त चुकाने में रह जाता है। वो भूल जाता है कि अब उसे कोई आंदोलन करना है, उसे रोजगार के लिए परेशान होना है, उसे सरकार के सामने सवाल उठाना है। उसका सवाल खाली लोन चुकाना भर रह गया है। तो ये है, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन्होंने 100% बढ़ा दिया है, इसका हिंदुस्तान को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए बड़ा, क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन का जो पैसा आएगा, यानी कि जो एफडीआई आएगा, वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा। हमारे देश के अपने, जिसको हम कहते हैं कि हम बनाएंगे, हम दुनिया को तकनीक देंगे, हम दुनिया के लिए ये करेंगे, वो करेंगे,
उससे सरकार को, आम जनता को सॉरी, बड़ा नुकसान होने वाला है। ये तो एक तय बात है। एक बात और इस बजट में कही गई है, वो ये है, जैसे मैंने कहा कि लोन के ट्रैप में जनता को इतना फँसा दो कि वो खाली अपने लोन चुकाने के बारे में सोचे और उसके पास कुछ और नहीं रह गया, ऐसा ज़मीन पे दिखाई दे रहा है और सरकार इसमें और इज़ाफ़ा भी कर रही है। एक इज़ाफ़ा उन्होंने इस बजट में और किया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक जो है, उसमें 1.5 लाख ग्रामीण जो डाकघर हैं, डाकखाने जो हैं, 1.5 लाख डाकखाने, उनको भी वो इस्तेमाल करेगी ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, लोन देने लेने के प्रयोग में। अब आप गाँव में भी बैठे हैं, तो भी आप डाकखाने के ज़रिए लोन लीजिए, आप बैंक के ज़रिए लोन लीजिए, आप ये जो छोटी-छोटी बचत योजनाएँ चलाने का झांसा है, उसके ज़रिए लोन लीजिए। बस आप लोन लेते रहिए और उसके बाद लोन चुकाने के ट्रैप में आप फँसे रहिए, फिर आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इस बजट में सरकार ने 1.5 लाख ग्रामीण जो डाकखाने हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि अब वो गाँव के विकास के लिए लोन लेने-देने में काम आएँगे। तो ये भी एक बात इस बजट में शामिल की गई है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च में 5 साल तक सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे। ये सरकार ने इस बजट में घोषणा की है कि 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनेंगे सरकारी स्कूलों में। एक बात, दूसरी बात है इसमें कही गई, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में इंटरनेट पहुंचाया जाएगा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा। इससे स्कूल में बहुत तेज गति से इंटरनेट चलेगा। ये सरकार का 2025 का प्लान है। आप ये भी सोचिए, गाँव पे स्कूलों में गरीब बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है। वो फिर अब मोबाइल को ज़रूरी बना दिया जाएगा। अब सब चीज़ मोबाइल से होगी, इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, अब वो इंटरनेट तेज़ पहुँचाएँगे, फिर मोबाइल खरीदवाएँगे, तो इसका फ़ायदा अडानी और अंबानी को होने वाला है, जियो को फ़ायदा होने वाला है, मोबाइल कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। अडानी साहब गाँव-गाँव में अब ये सब करेंगे, लेकिन इसका फ़ायदा बच्चे को नहीं होगा। एक उस्ताद जो चीज़ें पढ़ाता है, समझाता है, वो एक बड़ी अहमियत की बात है, वो अहमियत हमेशा रहनी चाहिए। तो उस्ताद तो स्कूलों में है नहीं, जैसा कि हमने बताया आपको कि टीचर्स की भारी कमी है। हायर में भी और छोटी क्लास में भी, माध्यमिक में भी टीचर्स की कमी है, लेकिन मोबाइल उससे पहले पहुँचेगा क्योंकि अब वहाँ पे इंटरनेट का जाल बिछाया जाएगा। ये पूरा फ़ायदा बड़ी-बड़ी कंपनियों को होगा, इससे बच्चों को कितना फ़ायदा होगा, पता नहीं फ़ायदा होगा या उनको नुकसान होगा। और एक बस योजना है जिसका एक बड़ा फंड अटल टिंकरिंग लैब के नाम पे अडानी और अंबानी की झोली में जाने वाला है। आपको याद होगा कि सरकार ने एक हर घर नल से जल की योजना चलाई थी और ये कहा था कि अब हर घर में, गाँव हो या शहर, नल से जल आएगा, यानी कि टोटी से पानी घरों-घरों में आएगा, हर गाँव में आएगा। शहर को तो छोड़ दीजिए, वहाँ तो मिलता ही है, गाँव-गाँव में होगा। और 2019 की बात है ये मिशन रखा था और कि ये ऐसा होगा। लेकिन 2019 में इसे पूरा भी करना था, लेकिन सरकार आज 2024 गुज़र गया, इस बात को पूरा नहीं कर पाई और इसके प्रचार होर्डिंग तो बहुत चले, लेकिन आज भी हर घर नल से जल योजना पूरी नहीं हो पाई। और अब सरकार ने क्या किया
धीरे से उसका टाइम बढ़ा के उसको अब लक्ष्य रख दिया कि 2028 तक ये अब पूरी करेंगे। 19 में नहीं पूरी हो पाई, अब ये इसको 28 में पूरी करेंगे, हर घर नल से जल। इस तरह जो धीरे से डाइवर्ट कर दिया जाता है, धीरे से उसका टाइम बढ़ा दिया जाता है, इसकी कोई जवाबदेही सरकार तय नहीं करती। वही बात जो पहले आई है कि जब आप बजट ही वापस कर दोगे, जब आप बजट खर्च ही नहीं करोगे, तो योजनाएं तो आपकी पेंडिंग ही रहने वाली है ना। तो अगर पूरा बजट हर बार खर्च हुआ होता, 19, 20, 21, 22, 23, 24 इतने साल निकल गए, तो ये योजना तो पूरी हो चुकी होती। लेकिन जब इस योजना का फंड इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये योजना कैसे पूरी होगी? उसी तरह बाकी सारी योजनाएं भी है, और 28 तक अब सरकार ने इसको बढ़ा दिया है कि 28 में हम पूरे देश में नल से जल लागू कर देंगे और हर घर में ऐसा हो जाएगा, और 47 में इनको विकसित राष्ट्र बनना है। तो ये सब काफी जो है कॉन्ट्रडिक्शंस दिख रहे हैं। ऐसा मालूम नहीं हो रहा है कि 27 में हम विकसित राष्ट्र बनने वाले हैं या महज एक लफाजी भर है ये। एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं जो बजट में बहुत छोटी सी लिखी गई है, किनारे लिख के, उस पे कहीं आप अखबारों में भी ज्यादा चर्चा नहीं पाएंगे, पर ये थोड़ी खतरनाक बात है कि सरकार जो है वो परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण योजना एक उसने निकाली है, परिसंपत्ति की मौद्रीकरण योजना। इसमें सरकार कह रही है सरकार के पास जो परिसंपत्तियां हैं 2025 से 2030 के बीच उन्हें वो विनिवेश करके पूंजी सरकार के पास आएगी। 2025 से 2030 के बीच जो सरकार के पास परिसंपत्तियां हैं उसको वो विनिवेश करके पूंजी हासिल करेगी। अब इसको बहुत छोटे में लिखा गया है, आप बजट उठा के देखिए, इसको बहुत छोटे में लिखा गया है। और याद रखिए इसमें तमाम जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो भी इनके पास आएगी और वो उसको विनिवेश करेंगे, जिसके लिए इन्होंने रास्ता खोल दिया है। बस मैं आपके जहन में डाल रही हूँ, आपने भी पढ़ा देखा समझा तो होगा ही। तमाम परिसंपत्तियों में इसको भी शुमार कर लीजिए, ये सब होने वाला है। और इसको इन्होंने विस्तार से कुछ नहीं लिखा कि बस उन्हें परिसंपत्तियों को विनिवेश करना है, और ऐसा उन्होंने एक बजट में लाइन छोटे से में डाल दी है। उड़ान योजना वो एक स्टार्ट कर रहे हैं कि अगले 10 सालों में 120 नई डेस्टिनेशन तक उड़ाने जा सकेंगी। इस पर सरकार खर्च करेगी कि अब सब लोग पैदल ना चले, ट्रेन व्रेन ना चले, अब खाली उड़ के चलें और अडानी साहब की जेबें भरते रहे। तो इन्होंने उसका रास्ता एक और निकाल लिया है कि 120 नई डेस्टिनेशन उनको डेवलप करनी है। तो ये भी एक इस बजट में शामिल कर लिया गया है। अब इसके साथ ही साथ सरकार ने ये भी घोषणा की है बजट में कि वो इस बार क्या-क्या चीजें सस्ती होंगी। जरा आप उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए कि क्या-क्या चीजें इनके हिसाब से सस्ती होनी चाहिए। भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे, मोबाइल सस्ता होगा, बैटरी सस्ती होगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सस्ती होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दुनिया के कुछ बड़े बिजनेसमैन का, उसको हिंदुस्तान में उन्हें भरमार करनी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे, लेदर का सामान सस्ता होगा, एलसीडी एलईडी टीवी सस्ती होगी। ये चीजें सस्ती होंगी जिसकी जरूरत उस दर्जे पे नहीं है। इसके बजाय अगर सरकार ये कहती कि टमाटर सस्ता होगा, प्याज सस्ता होगा, दालें सस्ती होंगी, चाय की पत्ती सस्ती होगी, खाने पीने की चीजें सस्ती होंगी, तो जनता को इसका कुछ आराम मिलता। लेकिन इन चीजों को नजरअंदाज किया। हाँ, बजट में एक लाइन और लिखिए कि सरकार की कोशिश होगी कि लोग
फल का प्रयोग ज्यादा करें, फल खाएं, सब्जियां खाएं। ये बजट में आप कह रही हैं वित्त मंत्री कि लोग इसका उपभोग बढ़ाया जाए। आप ये बताइए, जिसकी थाली में 3 वक़्त का खाना नहीं होगा, वो उपभोग आपके कहने से बढ़ा देगा। उपभोग बढ़ाओ, अब उन्होंने कह दिया है तो अब फल बढ़ाओ, उन्होंने कह दिया तो सब्जियाँ बढ़ाओ। सब्जियों के दाम में आग लगी है, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। ऑपरेशन ग्रीन करके आपने आलू, टमाटर, प्याज के दाम को आज तक रोका नहीं, उसको कंट्रोल नहीं किया, और आप कह रहे हैं हम उत्साह बढ़ाएँगे मिडल क्लास में, कि मिडल क्लास खर्च खूब करे। आप कह रहे हैं सब्जी खाए, फल खाए और श्री अन्न का उपभोग करें। श्री अन्न जो मिलेट्स है, उनका दाम मालूम है? मिलेट्स कितने महंगे हैं? कौन सा गरीब है जो वो खा पाएगा? किसी जमाने में जो रागी, ज्वार, बाजरा सस्ता अनाज हुआ करता था, आज आप एक छोटी सी पैकेट लेके आइए, 100 रुपए, 200 रुपए से कम नहीं मिलती। वो भी 1 किलो नहीं होती है। 400 ग्राम, 500 ग्राम, 300 ग्राम के पैकेट। आप कह रहे हैं हम जनता में उत्साह भरेंगे कि श्री अन्न खाए वो। श्री अन्न वो कैसे खाएगा? वो उसे खरीद पाएगा कि जो वो श्री अन्न खाए? ये सरकार का कहना है कि वो जनता में उत्साह भरेगी और मिडिल क्लास को कहेगी कि खूब खर्च करो ताकि बाजार में पैसा आए। वित्त मंत्री को ये भी सोचना चाहिए कि जब खूब खर्च करो तो महंगाई बढ़ती है। उसको रोकने का क्या तरीका है आपके पास? वो आपने मेंशन नहीं किया। और मिडिल क्लास को उत्साहित करें कि खूब खर्च करो, बाजार में खूब पैसा आए, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़े। साथ-साथ महंगाई बढ़ेगी खूब खर्च से, खूब पैसा मार्केट में फेंकेगा तो खूब महंगाई बढ़ती है। ये अर्थशास्त्र का नियम उनको नहीं पता। तो इसको कैसे रोका जाएगा? इसके बारे में बजट में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। आपने देखा कि बजट पेश करते में बात हुई क्वालिटी एजुकेशन की, ज़ीरो गरीबी की और सर्वसुलभ बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हुई। लेकिन जब हम बजट के अंत में आते हैं और फिर देखते हैं जिस क्वालिटी एजुकेशन की वित्त मंत्री बात कर रही हैं, वो आज भी यानी 2025 के बजट में भी सरकार की 5वीं प्राथमिकता में है। और स्वास्थ्य का हाल तो उससे भी खराब है। स्वास्थ्य सरकार की छठी प्राथमिकता है। सरकार की पहली प्राथमिकता में है रक्षा। पाकिस्तान चीन से सबसे ज्यादा खतरा है, तो रक्षा सबसे प्राथमिकता में है। 4,91,732 करोड़ रुपए सरकार रक्षा में खर्च करेगी। इससे ज्यादा व्यापारी आएंगे, बहुत सी चीजें खरीदी बेची जाएंगी। और जब शिक्षा की बात आती है तो 1,28,650 करोड़ रुपए शिक्षा का बजट रखा गया है। ये भी बजट पूरा हो नहीं पाएगा, जैसा कि पीछे आप देखते आ रहे हैं, ये भी बजट पूरा हो नहीं पाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पूरा पैसा शिक्षा में खर्च नहीं होगा, फिर आप 2026 में देखेंगे कुछ पैसे बच गए। और स्वास्थ्य सुविधाओं में सरकार ने जो बजट रखा है वो 98,311 करोड़ रुपए का है। जो सर्व सुलभ अच्छी बेहतरीन स्वास्थ्य की बात हो रही है वो 98,311 करोड़ रुपए का है। और गरीबी दूर करने की बात करती है तो आप पहले देखिए, जो रक्षा का बजट है उससे आधे से भी कम बजट शिक्षा का है, और शिक्षा से भी कम बजट है स्वास्थ्य सुविधा का। और ग्रामीण विकास जो बहुत जरूरी है हमारे यहाँ, रक्षा से आधा बजट है, 2,66,817 करोड़ रुपए। तो ये है सरकार की प्राथमिकताएं। और जो क्वालिटी एजुकेशन और सारी बातें हैं, लेकिन जब क्रम आता है तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ये सारे चीजें नीचे आती चली जाती हैं। तो ये है बजट का कमोबेश हाल, मोटा मोटा जो मैंने एक निगाह में देखा और जो कुछ समझ में आया वो आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की। कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट एक
अच्छा बजट मेरी निगाह में नहीं कहा जा सकता, गरीब का बजट नहीं कहा जा सकता, ये अमीर का बजट है। बहुत सी और लैंड चली जाएगी, बहुत से और पैसे चले जाएँगे, कुछ 5-6 बिज़नेसमैन के हाथों में। यही मुझे इसका लबो-लुबाब मिलता है, हालाँकि बड़े-बड़े अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो इस पे और तफ़सीर देंगे, बड़ी बात कहेंगे। हमें हमारी निगाह में ऐसा लगता है ये महज़ एक बेकार किस्म का फ़र्ज़ी वादा जैसा लगता है जो सरकार करती है। नौकरी देने के नाम पे सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। नौजवानों को इसके बारे में ज़रूर गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि वो पढ़ते हैं, अपनी रातें गँवाते हैं। महीनों-महीनों, सालों-सालों वो घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, खाली पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियों का हाल बहुत ख़राब है। तो क्या होगा इस बजट में, ये अब साल के आखिर में इसको फिर से देखिएगा कि क्या ये बातें सही पाई गई जो मैंने सवाल उठाया है कि आखिर में फिर तमाम सवाल ऐसे रह जाएँगे, जो अनसुलझे रह जाएँगे क्योंकि बजट खर्च नहीं हो पाएगा, तो हम विकसित राष्ट्र के सपने को कैसे पूरा कर पाएँगे? ये सब बातें अभी काबिल-फ़िक्र तो हैं ही। तो आप देख रहे थे हमारा चैनल नाइस हसन ऑफ़िशियल और किसी और मौज़ू पर आपसे फिर किसी रोज़ गुफ्तगू होगी। आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम आपके साथ जुड़ेंगे, शाना बशाना आपके सवाल हम अपने सवाल की तरह उठाते रहेंगे और कुछ अहम मौज़ू पे देश दुनिया के तमाम और मौज़ू पे गुफ्तगू करते रहेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, नमस्कार।